हेलो फ्रेंड। आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। बेसिकली जो उदाहरण पूछे जाते हैं फिजिक्स में, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला है, सर्वश्रेष्ठ विद्युत का सुचालक कौन है? सर्वश्रेष्ठ जो विद्युत का जो सुचालक होता है वो चांदी होता है, उसके बाद तांबा का स्थान आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है, उसके बाद टंगस्टन आता है। अगर ये भी चारों ऑप्शन में रहे तो आपको जो आंसर होगा वो चांदी ही होगा। क्योंकि चांदी कॉस्टली है, इसीलिए हम लोग बिजली के तार में तांबा और एल्युमिनियम को यूज करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ विद्युत का जो सुचालक है वो चांदी है। नेक्स्ट है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन है? तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। और ये सभी आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व है। और इसको याद करने का जो ट्रिक है, उसका ट्रिक है कि आईजी खान आरएक्स दारू पीते हैं। मतलब आईजी से हो गया इनर्ट गैस, के से हो गया क्रिप्टन, एच से हो गया हीलियम, ए से हो गया आर्गन, एन से हो गया नियोन, आर से हो गया रेडॉन और एक्स से हो गया जेनॉन। फिर है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के जो उदाहरण है, जो पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन विधि से किसको शुद्ध किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कपूर है, बेंजोइक अम्ल है, एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन है और एंथ्राक्विनोन है और अमोनिया क्लोराइड है। इस सब को शुद्धिकरण जो किया जाता है वो ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है, यानी सब्लिमिनेशन से। और ऊर्ध्वपातन विधि वो है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो द्रव में नहीं सीधे गैस में बदल जाता है, और फिर उसको ठंडा करते हैं तो गैस से सीधे वो ठोस अवस्था में आ जाता है। और कपूर तो ऐसा है कि हमने देखा है बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। बाकी ये सब भी जो और भी है उसको भी याद रखना है। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स वैसे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु जो भार है, परमाणु भार, वो भिन्न भिन्न होती है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये भी पूछे जाते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा वही है जिसका परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा। और दूसरा है समभारिक आइसोबार, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि। ये दोनों समभारिक और समस्थानिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पदार्थ की भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु नया कोई पदार्थ नहीं बनता है। इस जो शब्द है इस पर ध्यान देना है कि भौतिक परिवर्तन में नया कोई पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण है जल का जमकर बर्फ बनना। जल जम के बर्फ बन जाएगा तो कोई नया पदार्थ थोड़े बनेगा, फिर बर्फ को छोड़ दीजिएगा तो वो फिर पिघल के जल हो जाएगा। चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, स्प्रिंग का खींचना, बादलों का बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वापस में परिवर्तन होना, ये सारे जो क्रिया है ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। उदाहरण ही पूछा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन के क्या उदाहरण है? देखिए इसमें क्या है कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुण धर्म मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है और फिर उस पदार्थ को आप मूल रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध से अगर दही बन जाएगा तो आप कितना ही कोशिश कर लो, दही को आप दूध नहीं बना सकते हो। जैसे मैग्नीशियम का तार का जलना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना। और देखो लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय क्या होता है, तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। लौह चूर्ण को गंधक के साथ गर्म करना, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्राप्त होना, अगरबत्ती का जलना, आटा से रोटी का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण एकदम बिल्कुल उदाहरण से ही आता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं,
और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको भी ट्रिक से आप याद करिए, जैसे दूर है तो दो है, दू और दो, और इसमें जो लेंस लगेगा ना वो 3 का लगेगा, दू में 3 का लगेगा, उत्तल लेंस ये 3 का। उसी तरह निकट दृष्टि दोष है जिसको मायोपिया कहते थे, निकट में 3 अक्षर है तो अवतल लेंस जो लगता है तो अवतल में 4 अक्षर है, यानी 2 में 3 और 3 में 4, और इसमें निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। फिर है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों होता है कि वहाँ वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण जो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए वो काला दिखाई देता है। व्यतिकरण, अरे इंटरफ्रेंस के जो उदाहरण है, जैसे साबुन का बुलबुला का रंगीन दिखाई देना, जल की सतह पर फैले हुई किरासन तेल की जो परत है सूर्य के प्रकाश में रंगीन जो दिखाई देती है, ये व्यतिकरण का उदाहरण है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण कौन कौन है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, उगते एवं डूबते सूरज का लाल दिखाई देना, 12 बजे दिन में सूरज का सफ़ेद दिखाई देना, समुद्र का पानी का नीला दिखाई देना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के उदाहरण है। उदाहरण ही पूछा जाता है ज़्यादातर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या है, टोटल इंटरफेस जो होता है रिफ्लेक्टिव, उसका जो उदाहरण होता है वो होता है जैसे हीरा का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। मृग मृचिका का दिखाई देना, रेगिस्तान में और ठंडे प्रदेशों में मृग मृचिका का दिखाई देना। कांच का चटका हुआ, जहाँ से शीशे में दरार पड़ जाता है वो भाग जो चमकीला दिखाई देना, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही प्रभाव है। पानी में पड़ी हुई परखनली का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर में ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। और इंडोस्कोपी, जो डॉक्टर पेट के अंदर की कोई बीमारी को जांच करने में प्रयोग करते हैं, तो इंडोस्कोपी भी यही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। पानी में हवा भरे बुलबुले जो चमकते हैं, ये भी इसी के उदाहरण है। कालिक पोता हुआ गोला का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। उदाहरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंद्रधनुष जो रेनबो बनता है, इसमें परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन द्वारा जो बण विक्षेपण होता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। और प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर आरबीजी है, यानी लाल, नीला और हरा रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीवी में किस रंग का प्रयोग होता है, तो वो टीवी में प्राइमरी कलर का ही उपयोग होता है। अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण है जैसे तारों का टिमटिमाना। बाल्टी के तली में जो बड़ा सिक्का डाल देते हैं बाल्टी में, तो वो अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये है जल में मछली अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। द्रव में डूबी हुई छत टेढ़ी दिखाई देती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य की क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देने का आभास होता है। तो ये अपवर्तन के उदाहरण है। उदाहरण एकदम पूछा गया है ये सारे। अवतल दर्पण के प्रयोग, ये भी पूछा गया है। जैसे दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आँख, नाक, कान, गला के डॉक्टर जो होते हैं ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी का जो हेड लाइट है आगे का और सर्च लाइट, टार्च में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो गाड़ी के साइड मिरर में, ड्राइवर के जो बगल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो साइड मिरर लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का होता है। और सड़क पर जो परावर्तक लैंप लगे होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब देखिए सरफेस टेंशन के जो पृष्ठ तनाव के जो उदाहरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सुई का पानी के ऊपर तैरना, ये भी है। साबुन और डिटर्जेंट, यदि जल में साबुन या डिटर्जेंट पाउडर को डालते हैं तो वो जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। यही कारण है कि वो मैल की गहराई में चले जाते हैं जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। और साबुन के घोल के जो बुलबुले होते हैं इसलिए बड़े हो जाते हैं कि वो साबुन उसमें घुलने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इस कारण बड़े हो जाते हैं। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का जो larवा होता है वो तैरते रहता है, और जब हम उसमें मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए वो डूब जाता है। गरम सूप का स्वादिष्ट लगना, ये भी
पृष्ठ तनाव के उदाहरण, क्योंकि जब पृष्ठ तनाव के कारण जो गर्म सूप होता है वो जीभ पर आसानी से फैल जाता है, जिसके कारण स्वादिष्ट लगता है। पानी से बाहर निकालने पर जो शेविंग ब्रश है, जिससे हम लोग दाढ़ी बनाने में जो ब्रश यूज करते हैं, उसको पानी में आप डालते हैं फिर ऊपर निकालते हैं तो उसके सारे बाल आपस में चिपक जाते हैं। ये भी सरफेस टेंशन का ही उदाहरण है, पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उस पर तेल डाल दिया जाता है ताकि वो शांत हो जाए, ये भी उसी का उदाहरण है। वर्षा की बूंदे का गोलाकार होना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो ये सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है। फिर है कैपिलरिटी यानी केशिकत्व के उदाहरण है। तो केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को केशिकत्व कहते हैं। और केशनली में कोई भी द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा ये केशनली के त्रिज्या पर निर्भर करता है। जैसे इसके उदाहरण है ब्लोटिंग पेपर का स्याही को शीघ्र सोख लेना, लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ना, पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक जो मिनरल है वो केशिकत्व के कारण ही पहुंचता है। वर्षा के बाद किसान अपने खेत की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में जो बनी केश नली है वो टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, ताकि मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे। देखिए ये कुछ चीज़ है जिसका उपयोग, जैसे आर्सेनिक 74 है, 74 का उपयोग हम लोग ट्यूमर संबंधी इलाज में करते हैं। कोबाल्ट 60 है, इसका कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। आयोडीन 31 है, इसका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में उपयोग होता है। सोडियम 24 है, ये रक्त की व्यतिक्रम को ठीक करने में इसका उपयोग होता है। देखिए बैरोमीटर यानी वायु दाब मापी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका टॉर्सेली के प्रयोग के आधार पर फोर्टीन ने इस यंत्र को बनाया था। यानी बैरोमीटर को कौन बनाया था, तो फोर्टीन ने बनाया, इसलिए इसे फोर्टीन का बैरोमीटर भी कहते हैं। और बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। जैसे बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाए तो आंधी वर्षा की संभावना होती है, आंधी तूफान की संभावना रहती है जब एकाएक नीचे गिरेगा। और जब इसका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा की संभावना है। और जब इसका पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। तीनों याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए वायुमंडलीय जो दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वायुमंडलीय दाब का पहली बार गणना वान ग्यूरी ने किया था। और वायुमंडलीय जो वायुमंडल है पूरा हम लोगों पर वो हमेशा 16,000 kg का दबाव डालता है रहता है, लेकिन हमारे शरीर के जो अंदर खून है एवं अन्य कारक भी है वो अंदर से दबाव डालते हैं जो वायुमंडलीय दबाव को संतुलित करता है। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर वायुमंडल में 1 सेंटीमीटर की कमी होती है। ठीक, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ वायुमंडल का दबाव कम है और भगवान के यात्री का फाउंटेन जो पेन होता है उससे स्याही निकल जाता है, ये वहाँ कमी है वायुमंडल की। और पेन के अंदर वायुमंडल का दाब अधिक है, इसीलिए वो बाहर चल आता है। अधिक ऊंचाई पर नाक से ब्लड आ जाता है, ये भी उसी का कारण है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल में कमी आ जाती है और शरीर के अंदर अधिक है तो वो बाहर निकल आता है। ये सभी घटनाएं वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण होती है। ओके फ्रेंड, ये कुछ विशेष उदाहरण था जिससे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।